नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से अपना नामांकन कराने के साथ ही जोरदार शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया। एनडीए के सभी बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मोदी के नामांकन में शामिल हुए। नामांकन के दौरान उनके 4 प्रस्तावक बहुत सोच समझकर तय किए गए थे। इनमें गणेश्वर शास्त्री, वैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर का नाम शामिल है। इससे पहले मोदी ने 5 किलोमीटर लंबा रोड शो दिखाकर अपनी ताकत का एहसास करवा दिया था। यानी सब कुछ एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। उधर इंडिया गठबंधन भी अपनी ताकत दिखा तो रहा है, लेकिन इतनी सटीक रणनीति वहां दिखाई देती नहीं है। हालांकि झांसी में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने फिर एक बार सभा की और बुंदेलखंड को सियासी संदेश देने की कोशिश की। राहुल गांधी भी यूपी में लगातार अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ अखिलेश यादव भी ऐलान कर रहे हैं कि यूपी की हवा बदल गई है। वैसे भी 4 चरणों के बाद अब 378 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 270 सीटें तो एनडीए की आ ही चुकी हैं और अब बचे 165 में से केवल 400 का आंकड़ा पार करना बाकी है। इस दावे में कितना दम है और इसको विपक्ष कितना चुनौती दे पा रहा है, इन सभी सवालों को जवाब लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी के बब्बर शेर कार्यकर्ता आमतौर से जंगल में बब्बर शेर अकेले मिलते हैं। यहां पे हजारों बब्बर शेर शांति के साथ एक साथ बैठे हुए हैं। भाइयों और बहनों, मैं अभी आया और मैंने इसी सड़क पर ये छाते लटका रखे थे। ये देखे आपने? मैंने पूछा, भाई ये छाते क्यों लगा रखे हैं, छाते लटका क्यों रखे हैं सड़क के ऊपर? मुझे बताया गया कि ये स्मार्ट सिटी है। भैया, अगर ऐसे स्मार्ट सिटी बनते हैं तो इंडिया गठबंधन सब जगह छाते लगा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या बोला था, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और क्या किया, छाते लटका दिए। ये बीजेपी का कमाल है। कोविड हुआ, आपको कष्ट हुआ, आपके रिश्तेदार मरे, किसी का भाई, किसी के पिता, किसी की माता, गंगा में लाशों के ढेर, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन, और नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों थाली बजाओ। यार, इंडिया अलायंस जहाँ पे एकजुटता नहीं है वहाँ पर भविष्य की कल्पना नहीं हो सकती। अगर एक दूसरे के साथ मतभेदों में ही अगर आप उलझिएगा, और जो देखने को मिल रहा है, वायनाड सीट उसका उदाहरण है। आप ही के घटक दल और एक प्रमुख आपके सहयोगी दल के वरिष्ठ नेता, उनके परिवार के लोग आपके सामने, राहुल जी के सामने चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली में कांग्रेस आपके साथ गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ है। पंजाब में आप अलग चुनाव लड़ते हैं। कैंपेन एक साथ नहीं दिखता है। अगर आप अलग अलग राज्यों में देख ले, आपको एक मंच पे ना के बराबर इंडिया अलायंस के नेता आपको दिखाई देंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप हम लोग को देखिए, आज प्रधानमंत्री जी का नामांकन था। तमाम दल के नेता, जितने एनडीए के अलाय पार्टनर्स हैं, हम सब उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पे पहुँचे। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये समर्पण भाव है हमारा हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति, और ये हमारी ईमानदारी है हमारे गठबंधन के प्रति। अगर ये ईमानदारी का अभाव होगा, जो कि इंडिया अलायंस में देखने को मिलता है, विपक्ष में देखने को मिलता है, तो जनता तक आप उस संदेश को नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मैं मानता हूं कि जहां हम लोग का गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, वहीं इंडिया अलायंस में अंतर विरोध इतना ज़्यादा है, बिखराव इतना ज़्यादा है, इसका नुकसान उन लोग को होगा। एनडीए
और इंडिया गठबंधन के बीच चुनावी घमासान है और वादे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं एक दूसरे से कि वादों पर बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपना नामांकन कराया। तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह प्रधानमंत्री मोदी नामांकन कराने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे। उनके साथ जो प्रस्तावक थे वो सभी जाति धर्म के लोग थे, ब्राह्मण समुदाय से, पिछड़े समुदाय से, दलित समुदाय से, सभी समुदायों को उसमें जगह दी गई थी ताकि संदेश दिया सके कि एनडीए जो है सभी जातियों को साथ लेकर चलता है। एक बहुत ही सटीक रणनीति के तहत चुनाव लड़ते दिखाई देते हैं। पूरा बंदोबस्त है, भावनात्मक अपील है, धार्मिक आयोजन है। उधर इंडिया गठबंधन बड़े बड़े दावे तो करता है लेकिन वो एकता दिखती नहीं है। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं उनके बगल में प्रस्तावक बैठे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आज मोदी के नामांकन में शामिल हुए, एक साथ शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाया। एनडीए गठबंधन के बाकी दल शामिल हुए, चाहे वो अपना दल के अनुप्रिया पटेल हो, चाहे दक्षिण से आए चंद्रबाबू नायडू हो, सभी एक साथ गए। चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, सभी निषाद पार्टी के और सभी जो है नेता एक साथ मोदी के साथ दिखाई दिए। उन्होंने जो है एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया, ये दिखाया कि एनडीए कितना मजबूत है। उधर इंडिया गठबंधन में लगातार झांसी में आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर दिखाई दिए। उन्होंने भी संदेश देने की कोशिश की और ये बताया हम किसी से कम नहीं हैं। लेकिन बाकी गठबंधन के नेता एक साथ क्यों नहीं दिखते, एक साथ रैलियां क्यों नहीं करते, ताकि एहसास कराया जा सके कि इंडिया गठबंधन चुनौती दे पा रहा है मोदी सरकार को। आज अगर बात की जाए तो हमलों में कोई कमी नहीं है। प्रियंका गांधी अमेठी में थी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आडंबर वाला प्रचार करते हैं, उनके प्रचार में आडंबर दिखाई देता है, उनकी अपील में भावनात्मक ज़्यादा दिखाई देती है। किसी के घर नहीं गए आज तक आंसू पोंछने, ये कहा प्रियंका गांधी ने। कहा 4 बार कपड़े बदलते हैं, एक तरह से महाराजा हैं, वो कोई गरीबों की भाषा नहीं समझ सकते। तो नैरेटिव चेंज करने की लगातार कोशिश यहाँ दिखाई देती है। इसी तरह महाराजगंज में आज जो है कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब थे, उन्होंने कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई मोदी से नहीं है, योगी से नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है। ये कांग्रेस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। जनता किस विचारधारा को चुनती है ये तय करना है। कहीं न कहीं सीधे लड़ाई से बसती दिखाई दी कांग्रेस। ये एक रणनीति हो सकती है कि मोदी का नाम नहीं लेना है, योगी का नाम नहीं लेना है, एक रणनीति के तहत चुनाव प्रचार करना है और जनता के मुद्दे उठाने हैं। ये सटीक रणनीति चल रही है। तो कुल मिलाकर सारी लड़ाई अब यूपी में आकर सिमट गई लगती है। यूपी के अधिकांश सीटों पर अभी चुनाव होना बाकी है, इसलिए और 80 सीटें यूपी से आती हैं, तो जो 165 सीटें बची हैं उसमें करीब 1/3 सीटें यूपी की होंगी। और यूपी में भी वो इलाका पूर्वांचल जहां भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती मिलती रही है। इंडिया गठबंधन वहां से अच्छी उम्मीद लेकर चल रहा है। पिछले 4 दौर के चुनाव में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से उसको थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दी थी, पूर्वांचल में वो उम्मीद बढ़ती भी दिखाई देती है। तो ये विचारधाराओं की लड़ाई है, ये घमासान है और उत्तर प्रदेश पर चुनाव की अब कमान तन गई है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मौर्य हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नितेंद्र यादव जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका मौर्य जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। आज जो है उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ा घमासान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना नामांकन कराया, जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन विपक्ष इंडिया गठबंधन उसने भी झांसी में अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने रैली की। उन्होंने कहा आडंबर है, दिखावा है, प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं और जनता का दुख दर्द नहीं समझते। प्रियंका गांधी ने कहा किसी के आंसू पोंछने आज तक किसी के घर नहीं गए। क्या कहिएगा?
देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं तो साफ पहले प्रियंका गांधी जी ने जो बयान दिया है उस पर ये कहना चाहूंगी, ये बोल भी कौन रहा है जो 5-5 साल अपनी लोकसभा सीटों पे कभी झांकने नहीं जाता। इनकी ऐतिहासिक सीटें हैं रायबरेली, अमेठी, जहां पे ये भी कभी 5 साल गए ही नहीं झांकने के लिए। वो दुख दर्द की बात करते हैं जनता की, जो लास्ट डे जाते हैं नामांकन कराने। तो कितनी विचित्र बातें हैं और कैसे किस मुंह से ये लोग बोलते हैं, पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आता। और प्रियंका गांधी जी से कोई ये तो पूछ ले कि जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्लोगन दिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। और जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से गायब हो गई। उसके बाद इनका मोह भंग हो गया उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश की महिलाओं से। तो ये लोग बात करते हैं लोगों की और महिलाओं की कि कभी लोग जाते नहीं। तो जो कभी खुद नहीं जनता के बीच में जाता है वो क्या समझेगा कि दुख दर्द होता क्या है। जो सोने चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है वो क्या ही समझेगा कि क्या जनता का दुख दर्द है। और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में जाते रहते हैं, वहां की जनता उनको किस तरीके से प्यार दे रही है। और लगातार 2 बार नहीं, इस बार तीसरी बार फिर से जनता उनको बम्पर वोटों से जिताएगी। पिछली बार जो उनको वोट प्रतिशत मिले थे उससे कई ज्यादा इस बार मिलने वाले हैं और इसी की बौखलाहट विपक्ष में साफ दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि अक्सर ये जो बयानबाजी विपक्ष कर रहा है, ये इनकी हड़बड़ाहट, इनकी बौखलाहट, इनकी खिसियाहट सब कुछ बताती है कि कैसे विपक्ष एकदम बौखला गया ये देख करके कि जनता का इतना प्यार और समर्थन विकास को, काम को मोदी जी को मिल रहा है। और फिर से इस बार मोदी सरकार 400 पार। ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। स्वामीनाथ जी, आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में, कल जो है मोदी ने जो 5 किलोमीटर का लंबा रोड शो करके दिखाया, उसमें भारी भीड़ उमड़ी। और आज नामांकन के दौरान पूरे एनडीए के नेता वहां मौजूद थे। पूरी तरह सोचा समझा एक रणनीति के तहत चुनाव प्रचार, बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन। उधर आपके नेता कह रहे हैं ये सब आडंबर है, ये दिखावा है, इससे कुछ नहीं होता, जनता के आंसू नहीं पूछे। तो आपको कैसे समझ में आएगा, प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहां से उनका वोट बढ़ रहा है, इस कथन के पीछे क्या कहना चाहते हैं आप लोग? देखिए, वो आडंबर नहीं था तो क्या था। देखे होंगे कि रायबरेली में जिस तरह से पत्रकार कुछ लोगों से जानकारी लिया कि आप कैसे आए हैं, आपका क्या राय है। उन्होंने बताया कि मैं पैसा इतना मिला है, हमको गांव का प्रधान बोला है जाना है, और पैसा तो उसको इतने बुरी तरह से पीटा गया पत्रकार को, और वहाँ पुलिस मुख्य दर्शक बनकर देख रही। और इसी तरह कारनामा और इनका प्रोपेगेंडा एजेंडा और इनका फंडा, जुमलों का बरसात, जुमलों का बादशाह, माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्प पत्र लेकर आए, लेकिन इससे कोई चुनाव नहीं हुआ। 4 चरण के हार, बौखलाहट, सोते हैं तो राहुल जी दिखते हैं और जगते हैं तो राहुल जी देखते हैं। जिस तरह से चुनाव में उन्होंने कोई एजेंडा ऐसा नहीं लेके आया जिससे उनके प्रमाणित जो उनके संकल्प पत्र हैं, जैसे हम अपने न्याय पत्र में 5 गारंटी 25 वादे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। वो ला रहे हैं क्या, पहले भगवान श्री राम को ले आते हैं, फिर सनातन को ले आते हैं, फिर मंगलसूत्र हिंदुओं का छीन के मुसलमानों को देने की बात करते हैं, फिर हिंदुओं का जमीन छीन के, गरीबों का जमीन छीन कर मुसलमानों को देने की बात करते हैं, और फिर उससे नहीं बचता है तो पाकिस्तान पे आ जाते हैं। तो हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और एक धर्म, एक एजेंडा के साथ प्रधानमंत्री जी चलते हैं, लेकिन कोई अपना एजेंडा नहीं बताते हैं। कि पहले भी आप आए थे, बड़े बड़े जुमले दिखाए थे, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष लेकर साथ में आए थे, 15 लाख खाते में निकाल कर काला धन का बरसात कराए थे। तो मिला क्या? 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, 205 लाख करोड़ देश से कर्ज, जिस तरह से अग्निवीर नाकामयाब, नोटबंदी नाकामयाब, जीएसटी का मार्ग कफन तक पड़े। तो गंगा जल पर भी जीएसटी लगा दिए थे 12%। तो हम लोग धरना प्रदर्शन देकर शोर शराफा मचाए तो जाकर वापस लिए। ये गंगा माँ को भी नहीं छोड़ने वाले, हम लोग के पवित्रता पर भी ये केस लगाने वाले हैं। कोयले पर मेरे यहाँ केस करने वाला आता है, मैं बोला भाई देश का रेट क्यों बढ़ा दिए, तो बोल रहा है भैया जीएसटी दे के लाना पड़ रहा है कोयले को। कोयले, कफन, खाने पीने, तिलहन दलहन से लेके पनीर तक पर जीएसटी का मार, और 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, जिस तरह से आम आवाम को जीने का एक चीज नहीं। ये तो इस बार सरकार है सांसों पर जीएसटी लगा देंगे,
इस बार सरकार आई तो ये सांसों पर जीएसटी लगा देंगे। जिस तरह से कोरोना काल का नाकामी देखे होंगे, ना ऑक्सीजन था न व्यवस्था था, जिस तरह वही बनारस गंगा लाशों से तपा हुआ था और बालू के रेतों में कैसे लाश दबाया जा रहा था, यही 10 साल में व्यवस्था किए होते। जिस तरह से एजेंडा, प्रोपगंडा और प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, काम का बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी के कितने काम किए। अमित शाह जी काम गिनाते, जेपी नड्डा जी काम गिनाते, भाजपा के नेता काम नहीं गिनाते हैं। हम सरकार में नहीं है, 10 साल आपको मौका जनता दिया, 10 साल में विकास का एजेंडा बताइए, कितने नौकरियां दिए। पेपर लीक हो जाता है, बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, पेपर लीक वाली सरकार हो गई है। कहते हैं नारी सुरक्षा, वही बनारस में हमारी बेटियों को जिस तरह से रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो आईटी सेल के गन पॉइंट पर हम जिस छात्र रहे हैं घासी हिंदू कैंपस में जाकर आईआईटी की छात्रा को जिस तरह से रेप कर चुनाव प्रचार करते रहते हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं, ऐसे लोग पूरे आप देखे होंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह से लेकर चिन्मयानंद और विजय गोड़, सारे उत्तर प्रदेश के आते हैं। जितने सिंह, ये पूरे उत्तर प्रदेश का इतिहास बताता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब महिला की सुरक्षा नहीं, महिला को जिस तरह से बदनाम करने वाली पार्टी है। लखनऊ में सरेआम रेप होता है, कानपुर में होता है, बलिया में होता है, कहते हैं नारी सुरक्षित है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नारी अपमानित हो रही हैं। ये कहते हैं बुलडोजर बाबा है। जवाब ले लीजिए स्वामीनाथ जी, जवाब ले लीजिए, बोलिए डॉक्टर प्रियंका बोलिए। देखिए अभी ये कह रहे थे कि मोदी जी जुमला करते हैं, झूठ बोलते हैं, बस बहुत उल्टी सीधी बातें ये लोग बोल लेते हैं इस देश के प्रधानमंत्री के लिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर राम मंदिर बना तो क्या वो झूठ है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा विपक्ष चिल्लाता था, राम मंदिर बना। प्रियंका जी, आज उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी के लिए बोला था और छाते लटका दिए हैं। 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, छाते लटका दी जगह जगह। छाते तो हम भी लटका सकते हैं बोल रहे हैं वो। छाता ही तो लटकाते रहे हैं ये आज तक, और क्या किए हैं? 65 साल ये लोग रहे हैं, 4 प्रधानमंत्री इन लोगों ने दिया। जब से जवाहरलाल नेहरू आए उन्होंने कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने कहा हम गरीबी हटाएंगे, उसके बाद आप देखिए मनमोहन सिंह जी आए, वो कहे कि हम गरीबी हटाएंगे, अब राजीव गांधी जी थे वो भी कहे कि हम गरीबी हटाएंगे, अब इनके राहुल गांधी है ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो खटाखट गरीबी हटा देंगे। तो मतलब इस देश पे इन लोगों ने इतने साल राज किए, 4 प्रधानमंत्री रहे, आज तक ये लोग गरीबी हटा ही रहे हैं। 65 साल हो गया और 10 साल में ये चाहते हैं कि जादू हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अंतर आया है, जो विपक्ष को कभी भी नहीं दिखाई देगा, जो धरातल पे कभी कार्य करता ही नहीं है उसको कभी भी नहीं दिखेगा कि क्या अंतर पड़ा है और कैसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये बता रहे हैं कि काम नहीं जुड़वा पा रहे हैं, मैं जुड़वाना चालू करूंगी तो इनका मुंह बंद हो जाएगा। खैर इन लोगों को आदत है, बहुत बार ये लोग सुन चुके हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इनको बस यही है कि इनको अपना बड़बोलापन दिखाना है। और जो खुद फेक फैक्ट्री झूठ की चलाते हैं जो लोग, वो बात करते हैं कि मोदी जी झूठे हैं। मैं आपको बताऊं कि 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लेवल से ऊपर उठाया गया, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिले, 16 करोड़ लोगों को नल से जल दिया जा रहा है, 54 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुलवाया गया है, 4 करोड़ लोगों को पीएम आवास मिला है, और इसी के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है ये भारत। अब अगर बात कर लूं तो राम मंदिर पे सबसे ज्यादा इन लोगों ने राजनीति की और बहिष्कार किया, इन्होंने सनातन धर्म का बहिष्कार किया, इन्होंने लगातार लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। तो जो इन्होंने कुकर्म किए हैं ना, उसका इनको फल बहुत जल्दी इस समय मिलने वाला है। 4 जून को जब आएगा, आज तो ये चिल्ला रहे हैं कि 4 चरणों के चुनाव हो गए हैं, हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये दिया है अपना स्लोगन 400 पार, ये 40 पार बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, लेकिन इनके हिसाब से अभी ये जीत रहे हैं। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक चीज स्पष्ट कर देती हूँ, 4 जून को ये रोना ना चालू कर दे कि ईवीएम हैक हो गया है। बड़े झूठे हैं ये लोग, अपनी बात से कब पलट जाए इनका कोई ठिकाना नहीं है। और आज जो रैली हुई है ना, उससे इतना घबरा गए हैं ये राहुल गांधी और अखिलेश जी कि इनकी घबराहट साफ दिख रही है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि आप देखिए कि सांसद हैं मोदी जी बनारस से, काशी से, और काशी का 10 सालों में कितना विकास हुआ और कितनी बार वो वहां गए हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले रायबरेली की, तो रायबरेली में इन लोगों ने इतने साल राज किया, वहां पे क्या इन्होंने विकास किया? ये अपने क्षेत्र में कोई विकास नहीं कर पाए, अपनी लोकसभा की जनता को कभी झांकने नहीं गए, उनको पूछने नहीं गए कि तुम लोग किस हालात में हो। और लास्ट डे नामांकन के दिन जाते हैं
तो बस आप कंपैरिजन कर लीजिए ठीक रायबरेली है। का और काशी का, उसी से समझ में आ ठीक है जाएगा कि प्रियंका जी, जवाब ले विकास लेते क्या हैं। है, कार्य क्या है, काम क्या है, जिसपे इनकी बोलती नहीं निकलेगी। ठीक है डॉक्टर नितिन यादव जी, सुना आपने, इतने सारे काम कर दिए हैं, केवल स्मार्ट सिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो भी हो जाएगा बोल रहे हैं अगले कार्यकाल में। जी नवीन जी, देखिए बहुत देर से मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बहुत लंबे से आज की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने काशी पे नामांकन किया। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी 10 साल पहले आए थे, उन्होंने कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया है। इसके बाद में जब वो आए, दूसरा कार्यक्रम, हम काशी को क्यूटो बना देंगे। क्यूटो तो नहीं बना, वहां की सिविल लाइनें तक अभी तक नहीं पड़ पाई हैं, ऐसा जहां तक हम लोगों ने वहां देखा है। गंगा की सफाई करने की बात करने आए थे, गंगा की सफाई तो नहीं की, लेकिन नमामि गंगे के माध्यम से वो गंगा का देश का खजाना जरूर साफ कर दिया है इन्होंने। तो ये देश की जनता जानना चाहती कि आप उन्हें 10 साल, अब रोना कब तक रोएंगे 70 सालों का कांग्रेस के असफलताओं का। कांग्रेस ने जो किया था उसके बदले में अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार मौका मिला, आप असफल हुए, फिर 10 साल कांग्रेस को मौका मिला, 10 साल बाद आप आए तो आपने ये दिखाए, सपने बेचे लोगों को कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई किसानों के बुरे दिनों की मार, अब की बार अब आप 15 लाख लोगों को खातों में, किसानों की आय दोगुनी, 400 का सिलेंडर 250 में, 100 रुपए का पेट्रोल 35 रुपए में, ये सब तमाम सपने दिखा करके आए थे। लोगों ने उन सपनों को देखा और 10 साल आपको बहुत ईमानदारी के साथ बर्दाश्त किया। पहला चुनाव आप हार रहे थे तो आपने देश में एक शहादत कराई, पुलवामा, और मोहल्ले में अगर घटना घटती है, सुतली बम भी फूटता है तो पुलिस उसकी जांच करती है, FIR होती है। 300 किलो RDX आया, हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए, इतनी बड़ी घटना हुई थी, आज तक उस घटना की FIR नहीं हुई है। नवीन जी, मैं आपके माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आखिर क्या कारण है कि घटना की FIR नहीं होती है, उसकी जांच नहीं होती? वो स्कॉर्पियो किसकी थी, वो RDX कहां से आया था, उसके पीछे कौन साजिश करता था, क्यों नहीं की गई? ये साफ पता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारी साजिश थी। और उसके बाद में आपने देश के शहीदों के नाम से वोट मांगे, लोगों ने आपसे भावुक होकर के फिर से आपको मौका दिया। अब तो देश की जनता 10 साल का हिसाब मांग रही है। अब आपको बताना होगा कि आपने इस देश 10 सालों में इस देश के लिए कौन से काम किए हैं, देश के का कहां तक गरीबी मिटाई है, कहां आपने 25 करोड़ लोग बता रहे हैं गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। देश में कर्जा कितना आपने बढ़ा दिया है। 65 सालों में जो कर्जा 55 लाख करोड़ था, पिछले 10 सालों में आपने बढ़ा के 205 लाख कर दिया है। ये जो हालात है, सवाल देश का युवा जानना चाहता है, देश का किसान जानना चाहता है, देश का मजदूर जानना चाहता है। आप आए थे कि जो हवाई चप्पल वाले हैं उनको हम हवाई जहाज में उड़ाएंगे, ये वायदा करके, लेकिन जब आप रेलवे से आपने जनरल बोगियां तक खत्म करने का काम कर दिया कि आज जनरल डिब्बों में लोग बेहोश होकर के जा रहे हैं, जनरल डिब्बे तक आपने कम करने का काम किया रेलवे में। ये हालात देश की है, देश का यातायात आपने खराब करने का काम किया है, देश का ट्रैफिक व्यवस्था आपने बिगाड़ने का काम किया है। आपने पूंजी को गरीबों से हटा करके आपने चंद अमीरों के हाथों पहुंचाने का काम किया है। यहां तक कि आपने 16 लाख करोड़ रुपए 26 पूंजीपतियों का माफ कर दिया और देश के गरीबों को आपने 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ा कर दिया। ये फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में आया था, 2 रुपए किलो गेहूं और 35 रुपए किलो चावल मिल रहा था, 12 रुपए का राशन आपने कम मुफ्त दे करके आप बड़े गर्व से कहते हो कि हम 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये गर्व का विषय नहीं है नवीन जी, ये सर्व का विषय है कि 10 साल में देश की जनता को आपने लगातार लेकिन यादव जी, धकेलने का काम डॉक्टर किया यादव है। ये तो बात मानेंगे ना, आप कानून व्यवस्था तो अच्छी की है ना यूपी में, खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी ने। अगर नवीन जी सरेआम बनारस के अंदर
उसी काशी विश्वविद्यालय के अंदर कैंपस में आईटी सेल के लोग छात्रा से बलात्कार कर देते हैं। अगर इसको कानून व्यवस्था ठीक करना कहते हो तो जरूर मानता हूं कि हाँ, वास्तव में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। सड़क चलते राह में एक विवेक की हत्या पुलिस कर देती है। मनीष गुप्ता को गोरखपुर में होटल से निकाल के पुलिस मार देती है। अगर इसको कानून व्यवस्था कहते हो तो बहुत अच्छी बात है। राह चलते आप लखनऊ के अंदर बैठे हो, सड़क चलते चैन स्नैचिंग हो रही है, सीसीटीवी कैमरे में कवर हो रहा है, सड़क चलते महिला से पर्स छीना जा रहा है। अगर इसको कानून व्यवस्था कहते हैं तो जरूर बहुत अच्छी है। मैं तो मानता हूं कि अगर आप लोग ठीक से एक दिन दिखा दें, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन देश में डकैती, बलात्कार, लूट की घटनाएं नहीं हो रही हैं, सड़क पे तमाम हादसे हो रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अखबार में ठीक है। घटनाएं न छपती ठीक है हो। डॉक्टर साहब। इसके बावजूद भी ये कानून व्यवस्था की बात की जा रही है। शर्म आती है ऐसी बात करने के नाम पर कि कानून व्यवस्था का ठीक है, आपकी बात आ गई। खोखला ठीक है। ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ठीक है वीरेंद्र रावत जी, जिस तरह से आपने सारे प्रवक्ताओं की बातें सुनी और जिस तरह से मोदी जी ने शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया, एनडीए के बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद थे, लेकिन विपक्ष कह रहा है, खासतौर से अखिलेश यादव कह रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं, हवा बदल गई है यूपी की, 50 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आपको लगता है दोनों की तुलना करके कुछ माहौल बदला है? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने अपने तर्क देती हैं और उसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं, अपने अपने लॉजिक्स होते हैं। और जब भी कोई बड़ा कॉन्टेस्ट होता है, चाहे वो राजनीति में हो चाहे खेल में हो, जो दोनों विरोधी पार्टियां होती हैं, सभी टीम्स होती हैं, वो अपने अपने दावे करती हैं। दोनों ही टीम करती हैं। कोई उसमें एक टीम स्ट्रांग होती है, थोड़ी कम स्ट्रांग होती है, वीक होती है। लेकिन ये बात सही है कि अपने अपने दावे करने चाहिए, क्योंकि जो उनकी इसी तरह मोबिलाइजेशन होता है, जो उनका वोट बैंक होता है, जो उनका कार्डर होता है, रैंक एंड फाइल, तभी मोबिलाइज होता है। अगर बड़ी लीडरशिप पहले से हथियार डाल देगी तो जो कार्डर होता है वो अपने आप में कैसे मोबिलाइज हो पाएगा। तो ये एक रणनीति के तहत किया जाता है कि अपनी अपनी चीजों को ज्यादा बढ़ा के जी बोल रहा है बीच में, तो इन्हीं को बोल लेने दीजिए। मैं इस तरीके का बात नहीं, बीच में मत बोलिए स्वामीनाथ जी, आपको मौका दूंगा नहीं, उनको बोल लेने दीजिए, क्योंकि इस भाई तरीके कहाँ की बोला, भाई मेरे को बोल रहे हैं, हम कहाँ बोले कुछ। अच्छा हाँ, अच्छा, वही मतलब उनको अगर लग रहा है कि बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं नहीं, आप बोलिए वीरेंद्र जी, बोलिए। जी जी, जो भी पार्टियां होती हैं वो अपने अपने क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स करती हैं। और जो बहुत बड़ा 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, 140 करोड़ लोगों का इलेक्शन है, कई राज्यों के इलेक्शंस भी हो रहे हैं। तो इस समय बहुत चीजें स्टेज पे है, जहां मोदी जो है तीसरी बार अपने को जो है फिर से जो है चुन के आने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं कांग्रेस जो 10 साल से सत्ता से बाहर है, वो भी सत्ता में आने के लिए उन्होंने जिस तरह के गठबंधन इंडिया ब्लॉक बनाया है। तो मुझे लगता है कि 10 साल का जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, थोड़ी बहुत हो ही गई है जहां तक हम देखें। और एक ब्रांड फैटिग होता है, एक एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का एक जो है टर्म है ब्रांड फैटिग। लंबे समय तक कोई चीज होती है तो जो एक नोवेल्टी फीचर होता है उसमें नहीं रहता। तो इसीलिए इस बार आपने देखा होगा चुनावों में जनता में वो उस तरीके का 14 और 19 वाला उत्साह मिसिंग है। थोड़ा सा एक उदासीनता सा एक दिख रहा है। और वोटिंग परसेंटेज भी आप देखिए बहुत नहीं बढ़ा है। वैसे गर्मी भी बहुत है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। वो तो चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब पता लगेगा कि किनका वोटर निकल के बाहर नहीं आया। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी को एक कड़ी टक्कर मिल रही है इंडिया ब्लॉक से। अभी किस तरह से जो सपोर्ट है या जो एंटी इनकम्बेंसी, सो कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी है नहीं है, तो देखने को मिलेगा तो कितना ये वोट में परिवर्तित होता है। क्योंकि लोगों में एक नाराजगी तो रहती है अपने अपने जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वोटिंग वो कहीं ना कहीं उसी पार्टी को अंत में कर देते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से 4 जून में जो है हमें परिणाम देखने को मिले। आपको लगता है कि जो है यूपी में जो है विपक्ष मजबूत हुआ है, थोड़ा सा सीटें जीतने की पोजीशन में है? मुझे लगता है कि 3 महीने पहले जिस तरीके का एक जमीनी जो एक हकीकत दिखती थी, उस तरह से थोड़ा सा इंडिया ब्लॉक को थोड़ा सा एक ट्रैक्शन मिला है। और मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने नैरेटिव को या अपने जो पब्लिक डिस्कोर्स को सेट किया है, उससे एक तरीके की सोच दिखती है कि शायद जो है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि अभी भी जो रूलिंग पार्टी है उसका एक अपर हैंड है। ठीक है। तो अब ये कितना परिवर्तित, क्योंकि देखिए पिछले 2019 में बसपा की 10 सीटें आई थी, तो बसपा इसमें कमजोर है। तो अगर जो है विपक्ष को मजबूती मिलती है तो मुझे लगता है बसपा वाली सीटें उधर कुछ कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन एनडीए की जो 62-64 वाला जो एक उनका पिछली बार था, मुझे लगता है कि करीब हो सकता है कि उसी के आसपास रहे। ठीक है, वक्त थोड़े से ब्रेक का, बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
स्वाभिमान सबका से, मतदान सबका से, लोकतंत्र का महायज्ञ अभिमान सबका से। 25 मई न चूक न जाइयो, सारे पोलिंग बूथ पे जाइयो। मतदान हमारी शक्ति है, रहे जागरूक हरियाणा। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। बहकावे मैं कदे ना आइयो, सोच समझ के बटन दबाइयो। सबकी सुनो और सबकी जानो, निर्णय अपने मन का मानो। हरियाणा के भाग्य विधाता, जागो जागो तुम मतदाता। वोट करो वफादारी ते, सरकार चुनो समझदारी ते। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। वोट डालो बूथ पे जाओ, लोकतंत्र का पर्व मनाओ। लोकतंत्र का पर्व महान 25 मई को हर हरियाणा वासी करे मतदान। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो दिखाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज दिन भर जो घटनाएं चली, सियासी घटनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया और एनडीए के बहुत सारे नेता उनके साथ मौजूद दिखाई दिए। झांसी बुंदेलखंड में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया। पूरा चुनाव ऐसे लगता है कि यूपी में आके सिमट गया है। इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और वीरेंद्र रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आज जो है अमित शाह जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है जिन सीटों पर चुनाव हो चुका है, 380 के करीब सीटें, हमारा बहुमत तो इतने में ही आ चुका है। अब जो 165 सीटें बची हैं उसमें तो हमें 400 पार करने की लड़ाई लड़नी है। यानी सरकार तुम्हारी बन चुकी है, क्या कहिएगा इस पर? वो तो अमित शाह जी तो 2 ही चक्र में बोले थे कि हम सरकार बना चुके हैं और 400 पार आ चुके हैं। नहीं, 2 चक्र में तो कहीं नहीं काम बोले है थे। बोलने का। आज बोले 4 चक्र। मैंने वो पहले भी बयान दे चुके हैं 3 चरण पे, तीसरी चरण पे भी यही बोले थे। वो क्या है कि वो तो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष है, महापुरुष है, उनका जो कहा जाए वो कम है। जैसे प्रियंका जी अभी बोल रही थी कि गरीबी हटाने का जो नारा इंदिरा जी और सारे नेता ने दिया था, नेहरू जी ने, इनके पूरे परिवार के पूरे बुजुर्ग होंगे, पूछना चाहिए कि 200 साल तक अंग्रेजों ने यहाँ पर गुलामी की जिस तरह से भाजपा का सोच रहा है गुलामियों को मंजूरी देने का, ईस्ट ऑफ इंडिया आया और वो किस तरह से धीरे धीरे घर में घुसकर हमें 200 साल तक जिस तरह से शोषण किया, भारत में क्या बचा था उस समय का आप भी देखती होंगी हालत, और इतिहास पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा कि कुछ बचा नहीं था। एक नव भारत का निर्माण करना था। और जो आए मोदी जी तुरंत आने के बाद विदेश यात्रा का ही देन था, जो पूरे वर्ल्ड में वो पर्यटन स्थल समझकर जो घूम रहे थे, मेक इन इंडिया, स्टार्ट ऑफ इंडिया, स्टार्ट ऑफ इंडिया करने के लिए बड़े बब्बर शेर लगाकर बड़े बड़े प्रचार और काफी गरीबी हटा दिए। 25 लाख लोग, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर ले आए और 80 करोड़ को दीमक की तरह हम अभी 500 रुपए वाला राशन कटा रहे हैं। जब 80 करोड़ लोग आपके 80 करोड़ और 25 करोड़ 140 करोड़ में 105 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी के रेखा के नीचे हैं।
तो गरीबी रेखा के नीचे है, तो आप कौन सा मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखकर देश को कहाँ पहुंचाने का ख्वाब देखें और क्या करना है देश के लिए। वो गरीब तो 10 साल में 80 करोड़ लोग तो राशने पर निर्धारित है, उसमें आप 25 करोड़ और गरीबी रेखा से ऊपर ले आई तो उसको मिला दिया जाए तो 105 करोड़ लोग हो जाएंगे और देश में 35 करोड़ बचा, जिसमें 16 लाख करोड़ आप 22 पूंजीपतियों को हमारे टैक्स का पैसा दे देते हैं। और जिस तरह से दोनों हाथ खोल के अपने अदानी अंबानी और जितने भाई मित्र हैं गरीब किसान को दुगनी आय की बात करके 2022 में आए थे, डबल आय करने की बात कहे थे। 770 किसानों के शहादत के बाद अजय कुमार टेनी जो गृह मंत्री भारत सरकार का रहता है, जिसका बेटा SIT रिपोर्ट में आता है कि ये जानबूझ के साजिश के तहत किसानों पर गाड़ी चला, उसका प्रचार करने प्रधानमंत्री छाती फाड़ के जाते हैं। वही कर्नाटका के पूरे प्रधानमंत्री होते प्रज्वल रमन्ना जो 3000 बेटियों का रेप कर चुका है, उसका अपने बंगल में गलबंदी करके प्रचार करते हैं। ऐसे ताकतवर उम्मीदवार हैं, इनको जिताइए, इनके भरोसे हम 400 पार लाएंगे। जो रेपिस्ट है, जो कल का 70,000 करोड़ 25 लाख करोड़ जितने घोटालेबाज है, कोई आदर्श का, कोई कोल का, जिसको कल तक सम्मन आता था ईडी का, सब इनके पाले में आके कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई राज्यसभा सांसद, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई डिप्टी बनाया गया। ये भ्रष्टाचारियों का बादशाह प्रधानमंत्री नहीं बन गए जो कहते थे कांग्रेस मुक्त करूंगा। 770 कांग्रेस के नेताओं को ले लिए तो कांग्रेस युक्त हुए कि कांग्रेस मुक्त हुए? जब आपके पास नेता नहीं, नीति नहीं, व्यवस्था नहीं, आप दूसरे राम भरोसे हिंदू होटल खोल के बैठे हैं क्या? आपके नेता कहाँ जाएंगे? जो कहते हैं हमारा बूथ लेवल तक कार्यकर्ता मौजूद है, इनका मंसूबा यह है देश को बदलने की बात करते हैं। जो इनके नेता कई बोलते हैं कि पहले जो 7 बार से सांसद रहे हैं कर्नाटक का, बोलते हैं कि भाई 400 पार आ जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे। तो ऐसे सोच कई मंत्री बोलते हैं कि संविधान बदल देंगे। तो ऐसे सोच रखने वाले इन लोग को मैं संविधान बदलने देंगे। हम लोग एक जिस तरह से अपने विचारधाराओं को थोपने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से माननीय देश के प्रधानमंत्री मुद्दे की बात, अमित शाह जी मुद्दे की बात, JP नड्डा जी मुद्दे की बात नहीं करते हैं। ये अपने संकल्प पत्र को लेके आए, उस संकल्प पत्र पर एक भी चर्चा करते कि देखो भाइयों बहनों, पहले भी मैं झांसा लेके 2 करोड़ नौकरी का प्रतिवर्ष आया था, 10 साल में 9,27,000 नौकरी दिया हूँ, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। लेकिन स्वामीनाथ जी सुन लीजिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले बाकी सब जो है एक बार भी अयोध्या मंदिर दर्शन करने नहीं गए। बोले कि मुझसे दुश्मनी हो सकती है, भगवान राम से क्या दुश्मनी है, सनातन धर्म से क्या दुश्मनी है। यहाँ पे आके आप लोग घिर जाते हैं। सारा जो है आपका जो जितना भी घेरते हैं सर। सुनिए पहले बात, ये कोई देश का मुद्दा नहीं हुआ, ये देश का कोई नीति नहीं हुआ। भूखे पेट भजन ना हो, वही गोपाला ले लो। लेकिन सनातन के प्रति जो द्वेष भाव वाली बात है उसको तो आप लोग दूर नहीं कर पा रहे ना। आप लोग भड़काते, ये आप लोग का चेहरा बढ़ाता है। अरे राम हमारे में, हमने तुमने खड़क में हर विरासत में राम है, राम का मंदिर में बैठे हुए हैं। अरे तो एक बार चले जाते हैं आप लोग मंदिर, लोगों की आस्था जुड़ी हुई वहां से। राम का मंदिर है, वहाँ जाके मनन क्रिया को अपने शांत करने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मंदिर में जाता है। राम तो कस्तूरी कुंडली बसे झूले बन रहे, ऐसे गति राम है दुनिया देखे ना, जो हमारे इंद्रियों में बसे हमारे, वो हम उनके कृपा पात्र हैं। जो वाणी हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो हमारे कड़कड़ में वो नहीं रहते तो हम बोलते नहीं। राम के चरितार्थ को भी तो अपने उपासना में लाना चाहिए। राम के चलिए आप नहीं मानेंगे, ठीक है। माता पिता सुने, राम ने अपने माँ बाप के कहने पर 14 वर्ष वनवास के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपताई विनाशकारी शक्ति को खत्म किया, रावण के अहंकार को नष्ट किया। नष्टकारी शक्ति राम भक्त कैसे बन सकता है जो गोष्ठ का पूजा करता, जो हे राम कह के अंतिम पल गांधी जी ने मौत उनका प्राण निकल रहा था, हे राम का, उनसे बड़ा राम भक्त कौन हो सकता? ऐसे लोग ये बेधारी तलवार राम के नाम पे भोज भक्त होते हैं, जो भगवान के नाम पे भोज करते हैं। हम धर्म का आस्था का बात नहीं है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आज ही नॉमिनेशन किए तो बोले सभी आप ही बोल रहे थे, सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर नॉमिनेशन किए। तो क्यों जात पात कहते हम तेली है तो हम बनी है, पिछड़ा वर्ग है। आप जात का प्रोपगंडा एजेंडा बनाते हो और कहते हो कि मैं बहुत बड़ा, हमारा कोई जाते नहीं है, हमारा तो गरीब और अमीर 2 जाति में बटा हुआ है। तो गरीब होते जा रहे हैं, 80 करोड़ से
को कम करने का आप कोशिश नहीं किए, एक बल्कि 105 करोड़ गरीब बना दिए और 42.5% 25 साल के युवाओं को नौकरी नहीं है। 60 पूरे किसान को ठीक है स्वामीनाथ जी, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, बहुत लंबा बोल गया। मैं बोल रहा हूँ लंबा, जब हम बोलने लगते हैं तो आप तो दूसरा कोई बोलता है उसको नहीं ऐसा नहीं है, सबको मौका देता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। की बात कर रहा हूँ, आप राम की बात खाली करते हैं। यहाँ राम कथा नहीं, प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया वो मैंने पूछा आपसे। हमारे नेत्री है ना, कहिए हम राम के हर इनको घृणा है राम के नाम से, इनको घृणा है सनातन धर्म से, इनको घृणा है हिंदू धर्म से। ये सिर्फ सुनिए प्रियंका जी, आ रहा हूँ आपके पास। प्रियंका जी आ रहा हूँ। अरे इतना लंबा भाषण देने सुन लीजिए, बैठे हुए हम यहाँ जल्दी खत्म। स्वामीनाथ जी आपकी बात तो आ गई है। सुनिए 1992 में ताला कौन खुलवाया था राम के मंदिर? राजीव गांधी जी। अरे ताला खुलवाया तो चले जाते हैं, यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? चले जाते हैं, दर्शन कराते एक बार। क्यों दिक्कत होने लगी? लेटर क्यों जारी कर दिया कि कोई जाएगा नहीं और जो जा रहा था उसको पार्टी से निष्कासित कर दो? शंकराचार्य कोनो चारों पीढ़ी के शंकराचार्य आज तक आए क्या? जब मंदिर पूरे कहाँ का रोना गाते रहते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता। एजेंडा भगवान राम को लाना था। ठीक है स्वामीनाथ जी, अभी आता हूँ आपके पास। स्वामीनाथ जी ठीक है, आपकी बात पूरी। प्रियंका जी ठीक है, प्रियंका जी सवाल मेरा दूसरा है। प्रियंका जी इस पे बोलिएगा, सवाल मेरा दूसरा है। सवाल ये है कि आप लोग बार बार ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने एक जो है, जब देश गरीब था उसमें एक बहुत बड़ा आधार खड़ा किया देश में। एक जो है, जब कोई भवन बनता है तो उसकी नींव को बहुत मजबूत करने में समय लगता है। वो देश की नींव को मजबूत किया और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर आगे काम किया। तो आप लोग ऐसे कैसे खारिज कर देते हैं कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, सारा को गरीब छोड़ दिया? तो ये भी तो एक जो है नैरेटिव ठीक नहीं है ना। देखिए, मैं तो सीधी सी एक बात कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो कार्य किया, देश गरीब था, मैं मान रही हूँ, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से कार्य किया, उस कार्य की जो शैली थी, जो गति थी, वो भी मापने लायक है। इन्होंने जिस तरीके से देश में जो हालात पैदा किए, उस हालात से लोग इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने ये समझा कि अगर ये और साल रह गए तो इंडिया हमेशा डेवलपिंग ही रह जाएगा, कभी डेवलप नेशन नहीं बन पाएगा। हम लोगों ने किताबें में पढ़ा कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, और वो चलता ही रहा। तो देखिए, गति भी कोई चीज होती है। आप कोई कार्य को कर रहे हैं और सो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विदेश चले जा रहे हैं घूमने के लिए प्रधानमंत्री। आप इनके नेता से पूछिए ना कि कहाँ 5 साल गायब रहते हैं, कहाँ इटली घूम आते हैं, जहां पे इनको किसी कार्य के लिए नहीं भेजा जाता है। प्रधानमंत्री तो अगर विदेश नीतियों को सशक्त करने के लिए विदेश जा रहे हैं तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। विदेशों में डंका जिस प्रधानमंत्री का बज रहा है, वहां यहाँ विपक्ष को बड़ी घबराहट है और बड़ी परेशानी है उससे। ये राम मंदिर की बात कर लेते हैं, कहते हैं हमने ताला तुड़वाया। अरे आपने ताला तुड़वाया तो एप्लीकेशन क्यों जारी कर दिया कि अगर कोई राम मंदिर कांग्रेस पार्टी से गया तो उसको पार्टी से निष्कासित कर देंगे, क्योंकि हमें घृणा है हिंदू। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनको एक समुदाय के वोटों को छिटकने का डर है, ये बोला उन्होंने। बिल्कुल साफ है ये तो। आप देखो ना, आप ये देखिए साफ मनमोहन सिंह जी क्या कहते हैं कि एक धर्म को ये फायदा देना चाहते। कर्नाटक पे आप देख लीजिए, जो ओबीसी वर्ग का आरक्षण था वो पूरा इन्होंने धर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इनकी जो मंशा है वो साफ है, इनके मैनिफेस्टो से, इनके ही लोगों के द्वारा दिए गए बयान से। सैम पिट्रोडा क्या है, उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या बयान दिया? तो निकाल दिया ना पार्टी से, हटा दिया। अरे निकाला तो बाद में दिखावे के लिए, लेकिन इन लोगों के वो तो सलाहकार रहे ना। सलाहकार रहे तो कैसी सलाह दे रहे थे? अरे कैसे सलाह दिए? राहुल गांधी तो वही बोलते हैं ना जो आप लोगों के लोग फीड करवाते हैं। तो सलाहकार जो आपके थिंक टैंकर होते हैं, जो फीड करवाते हैं, वही तो बोलते हैं। अपना दिमाग कहाँ ही वो लगाते हैं, तभी तो 5-5 साल गायब रहते हैं। 5-5 साल गायब रहते हैं। स्वामीनाथ जी सुन लीजिए। अमेठी से कूद करके पहुंच जाते हैं रायबरेली, डर के मारे। स्मृति ईरानी से कि एक बार तो हार गए थे, दोबारा ना हार जाए। तो डर का जो माहौल है वो आपके दिल दिमाग में बैठा है, क्योंकि आप लोग कभी पहुंचते नहीं जनता के बीच में। ठीक है, अरे कौन डर क्या रहा है? अगर आप डरते नहीं, और अगर आप अपना 70 साल का सुनिए, आप अपना 65 साल का काम दिखा करके आ जाते ना सत्ता में। अगर आपने बहुत काम किया है तो आप वो बताते ना कि आपने क्या काम किया है। आप तो खाली पीछे पड़े रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, और इतने काम गिनवाने के बाद भी आपको समझ नहीं आएंगे। अरे इतनी देर से तो बोले हैं, मुझे बोलने दीजिए, मेरा मौका है। यही तो आप लोग की प्रॉब्लम है, आप लोग भाषण देना शुरू कर देते हैं। स्वामीनाथ जी सुन तो लीजिए, स्वामीनाथ जी समझ नहीं आता। स्वामीनाथ जी बहुत लंबा बोले, आप सुन लीजिए। में क्यों
बोल रहे हैं? इमोशनल कार्ड भाषण देने बैठे हुए हैं, इनको डिबेट करने का तरीका अब है। आप सुन लीजिए, पूरे डिबेट में अगर आप बोलेंगे तो सुनेगा कौन? राहुल गांधी के मंच पे पहुंच जाइए। वैसे तो वो जनसभाएं कर नहीं रहे, वहीं पहुंच करके अपना भाषण सुन दीजिए आप। मुझे तो वो मेरा टर्न है बोलने का। आप स्वामीनाथ जी थोड़ा सुन लीजिए, डिबेट करने का। सुन लीजिए, बोलिए प्रियंका जी, बात खत्म करिए। मैं तो बोल रही हूँ कि क्यों डर करके अमेठी से भाग गए रायबरेली। लास्ट डे नामांकन करते हैं, एकदम लास्ट डे, और 5 साल कभी नहीं झांकने आए। इनकी माँ की विरासत वाली सीट थी। अरे कभी आपको जनता से कोई सुख दुख का लेना था तब तो आप पहुंचते। आपको तो कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग बात करते हैं कि प्रधानमंत्री क्यों विदेश जा रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों बनारस जा रहे हैं, क्यों जनता उनको पसंद करी। आपको बहुत तकलीफ है, मैं समझ सकती हूँ। कारण यही है कि आप लोग एकदम घबराए हुए हैं। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि फिर से तीसरी बार गुजरात से भाग कर ही आए ना, गुजरात से चुनाव नहीं लड़ा, भाग के आए बनारस, क्योंकि जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, उनके कार्य हम लोग शरणार्थी उनको। ठीक है प्रियंका जी, आपकी प्रियंका जी बात आ गई आपकी, ठीक है ठीक है। प्रियंका जी बनारस में शरणार्थी बनाया है, गुजरात से भाग के आए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, वहाँ छोड़ दिए हैं गुजरात। स्वामीनाथ जी आज उन्होंने बोला है माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, इसलिए मैं यहाँ आया। अरे माँ गंगा गोद के लिए माँ गंगा पर टैक्स लगाए थे भैया, 12% गंगा माँ के टैक्स लगाते थे। ऐसे टैक्स जीवी प्रधानमंत्री है, और माननीय मोदी जी टैक्स जीवी प्रधानमंत्री, गरीबों के साथ ऊपर टैक्स लगाने वाले हैं। इस बार आ गए तो हम लोग कितना सांस ले रहे हैं उस पर टैक्स लगाइए ना। ठीक है आप अपना काम जनता को ठीक है ठीक है ठीक है प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, स्वामीनाथ जी, ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, और ठीक है मोदी जी 63% पे, और इस बार भी बम्पर जीत। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है प्रधानमंत्री जी, और आप लोग ऐसे ही चिल्लाते रहे। स्वामीनाथ जी, ठीक है आपकी बात आ गई, मुझे आगे बढ़ना। स्वामीनाथ जी पूरी बात आ गई आपकी, टैक्स जीवी प्रधानमंत्री है। ठीक है स्वामीनाथ जी। डॉक्टर नितिन यादव जी, आपका जानना चाहूंगा, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे चैनलों को इंटरव्यू दिया, उन्होंने एक बात बहुत साफ कही, पहली बार कही इतनी साफ तरीके से, कि जो है मैं मुस्लिमों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो विपक्ष है खासकर कांग्रेस, ये डरती है, इसीलिए मंदिर नहीं जाती है, इसीलिए विरोध करती है, क्योंकि उनको उनके वोट खोने का डर है। तो मेरा सवाल यहां है, इतने बड़े समुदाय का अगर डर है, अगर आपको सताएगा तो फिर बाकी लोग कैसे लेके चल पाएंगे आप? और डर है क्यों? पहली बात तो बस यही बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि हमें उनके डर है इस बात का कि हम मंदिर चले जाएंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी ये पता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी दूसरों के मंदिर को कब्जा करते हैं और अपना मंदिर बताते हैं। अरे हम वो लोग हैं जो अपने पैसे से मंदिर बनाते हैं। किसको नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इटावा में इतना बड़ा केदारेश्वर का मंदिर अपने पैसे से बनाया है। प्रधानमंत्री जी क्या आएंगे दर्शन करने? किसको नहीं पता है कि सैफई में इतना बड़ा हनुमान जी की प्रतिमा, जैसे दिल्ली का जो झंडे वालान की प्रतिमा है उसी तरीके की उस प्रतिमा सैफई में हनुमान जी की लगी हुई है। ये किसको नहीं पता? क्या मुसलमान हमसे प्रचार नहीं करते? आपके सोशल मीडिया में कभी आता नहीं है? जा रहे। अरे भाई पूरे अब देखिए नवीन जी, हम तो लगातार सुन रहे हैं भाई इतनी देर से सबको। मेरा सवाल ये जवाब देने की बारी आ, कभी आप बता रहे हैं ये बात, लेकिन सोशल मीडिया में कभी कहीं जो है बहुत प्रचार नहीं करते आप लोग जो है जम के इसका। अरे तो हम लोग भगवान के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं। स्वामीनाथ जी हमें जवाब देने दे दीजिए। भैया नवीन जी हमने कहा हम धर्म का धंधा नहीं करते, हम धर्म को मानते हैं, हम धर्म का व्यापार नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म का व्यापार करते हैं, धर्म का धंधा करते हैं। धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है। मैं पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा धर्म विरोधी कोई पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सनातन विरोधी कोई पार्टी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो बताइए, जेपी नड्डा गए क्या राम मंदिर दर्शन करने? अमित शाह गए क्या राम मंदिर दर्शन करने? राजनाथ सिंह गए क्या? निर्मला सीतारमन गई क्या? पीयूष गोयल गए क्या? स्मृति ईरानी गई क्या? अरे नाम लेकर के बताइए इनकी पूरी कैबिनेट का, कितने कैबिनेट के लोग राम मंदिर के दर्शन करने गए हैं भाई? अरे अगर राम मंदिर के दर्शन करने नहीं आना पूछ लीजिए कि अगर इनकी ये वकालत बैठ करके कर रहे हैं तो इनके जो नेता है वो लाल टोपी पहन कर। प्रियंका जी मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको मौका दूंगा। राम मंदिर वही टीका टोपी लगा के आने में इनको क्यों कष्ट होता है? आप शांत रहिए, बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग
इससे ज्यादा, अरे हम तो राम मंदिर भी गए, हम हनुमानगढ़ी भी जाते हैं, हम तमाम के केदारेश्वर नाथ के मंदिर जाते हैं, हमारी आदरणीय डिम्पल जी केदारनाथ के दर्शन करने जाती हैं। अरे हम लोग तो कहीं भी विंध्यवासिनी के दर्शन करने, हम जिस प्रदेश अरे में डॉक्टर साहब तो जाते हैं। अयोध्या चले जाते हैं एक बार, तो क्या दिक्कत थी? सवाल तो यही है, प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, अगर चले जाते एक बार तो क्या दिक्कत थी? नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा प्रोटोकॉल नहीं तय करेंगे कि उनके, हम स्टूडेंट नहीं है कि वो हमारे लिए पाठ्यक्रम तय करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग खाना बताते हैं कि कौन क्या खाएगा, और इसके 3 दिन बाद गिरिराज किशोर की प्लेट सामने आ जाती है नॉनवेज की। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोटोकॉल जारी करेंगे, इस दिन आप इस डेट को हमारे मंदिर दर्शन करने आए। भारतीय जनता पार्टी का मंदिर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की वो दुकान है जिसका मैनेजर चंपत राय है, और वो ये बताएगा कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, यहाँ शंकराचार्य नहीं आएंगे, शंकराचार्य नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से वो लाइन नहीं तय कर सकते। जिस दिन वो मंदिर सार्वजनिक रूप से कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन तो पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से जनता के लिए हो जाएगा, जिसकी जो मर्जी होगी जाएगा दर्शन करेगा। ये घर घर, ये हमारे पीछे कृष्ण जी रहे, ये बगल में राम जी का दरबार लगा है, तो क्या हम सनातन धर्म के विरोधी? आपके फ्रेम में दिखाई पड़ रहा इतना बड़ा राम जी का दरबार है, और ये आपकी बात, अखिलेश जी की बात हो रही है ना यहाँ पे, अखिलेश जी नहीं जा रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं। भाई अखिलेश जी, मैं पूछ तो रहा हूं कि जेपी नड्डा कब गया है, अमित शाह कब गए, राजनाथ सिंह कब गए, ये लोग कब मंदिर गए? ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? ये हिंदू विरोधी है कि नहीं है? इसका जवाब देगा कोई? ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सांस ले लीजिए, मैं वीरेंद्र रावत जी से पूछिए, प्रियंका से पूछता हूँ। जेपी नड्डा गया मंदिर दर्शन करने? व्यक्तिगत टिप्पणी। अमित शाह गए, निर्मला सीतारमण गई, पीयूष गोयल गए, स्मृति ईरानी गई, ये सब सनातन विरोधी है कि नहीं है? प्रियंका जी नहीं गए लोग सब? अरे अब दिखाई देगा तब ना, मैं तो पूछ रही हूँ इनके तो सबसे बड़े नेता कौन है? अखिलेश जी है ना। नहीं, ये कह रहा आपकी पार्टी अध्यक्ष नहीं गए अयोध्या। ये बता रहे हैं डिम्पल यादव वहां चली गई, केदारनाथ चली गई, राम मंदिर आप भी बताइए इनको, जेपी नड्डा जी गए कि नहीं गए अयोध्या? अरे देखिए, इन लोगों के चश्मे से अगर देखिएगा तो कोई भी विकास नहीं हो रहा है, इनके चश्मे से देखिए तो कोई गया नहीं गया। किसने विरोध किया राम मंदिर का? इन लोगों ने तो प्रॉपर लेटर जारी किया कि अगर कोई जाएगा तो हम उसको पार्टी से निष्कासित कर देंगे, और किया भी इन लोगों ने। आप देखिए जिस तरीके की विचारधारा में ये लोग चल रहे हैं, जहां राम मंदिर बनने से जनता खुश है, देश विदेश में उसका डंका बज रहा है, लोग इतने खुश है कि हमारी 500 साल की जो तपस्या थी वो पूर्ण हुई। ठीक है प्रियंका जी, मुझे वीरेंद्र रावत जी के पास जाना है। प्रियंका जी, इनका जो सोच है, इनकी जो विचार है, यही सबसे ज्यादा इनकी दुर्गति कर रहे हैं पार्टी। ठीक है, ठीक है। पूछ तो रही हूँ, मुख्तार अंसारी क्या है, टीका टोपी लगा के चले जाते हैं राम मंदिर जाने में, इनको ठीक है, बात आ गई आपके, बात आ गई। प्रियंका जी, राम किस तरीके की सुना सोच दीजिए, इनकी है, वो मानसिकता जाहिर है। राम का स्तुति सुना दीजिए। नितेंद्र जी ठीक है, नितेंद्र जी ठीक है। वीरेंद्र रावत जी, आपने सुना, ठीक है नितेंद्र जी, शहनवाज हुसैन नहीं याद आ रहे जिनको चीजें में बोलना चाहिए, ये तो बातें नहीं क्लियर होने दे रही है। अरे नहीं कहिए, हम सुना दे, राम के भक्त है ना, राम का स्तुति सुना दीजिए बिना पढ़े देखे। ये भारतीय जनता पार्टी का चीज व्यक्तिगत हो रहा है, नितेंद्र जी व्यक्तिगत हो रहा है, व्यक्तिगत हो रहा है। नहीं है, ये सच्चाई है। क्यों भारतीय जनता पार्टी का दामाद है कि नहीं है? शहनवाज हुसैन कौन है बताइए? उसकी पत्नी कौन है? मुख्तार अब्बास की पत्नी कौन है? वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि मुसलमानों से हमें कोई द्वेष है, ये कहाँ कह रहे हैं? वो ये थोड़ी कह रहे हैं, वो तो कह रहे सनातन से द्वेष नहीं होना चाहिए, छीन कर दे देंगे और जमीन छीन कर दे देंगे। ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र रावत जी, आपने देखा प्रधानमंत्री ने आज कहा कि ये डरते हैं कि मुस्लिमों का वोट छिटक जाएगा, इसलिए हिंदुओं के जो है धार्मिक स्थल पर जाते नहीं है। आपको लगता है कि ये बात सच है? लगता है एज अ जर्नलिस्ट भी और एज अ पॉलिटिकल जो उस पर नजर रखता है, मुझे लगता है बात सही है कि विपक्षी नेताओं को इस समय खासतौर से इलेक्शन का एक टाइम है और उस समय रन अप टू द इलेक्शन भी था कि ऐसा मैसेज ना जाए कहीं कि जो माइनॉरिटी वोट्स हैं कहीं। और दूसरी बात ये भी उनको लगता है कि जो राम मंदिर का पूरा जो एक जो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा सेरेमनी हुआ वो बीजेपी सेंट्रिक हो गया, तो हम वहां जाएंगे तो ऐसा ना हो। तो कुछ कई चीजें जो है पॉलिटिक्स में या राजनीति में कई चीजें जुड़ा भाग करके देखी जाती है। तो मुझे मैं कह सकता हूँ कि शायद ऐसा है, लगता है उनको कि क्योंकि आपने देखा होगा कि इन पार्टियों के
कुछ नेताओं के भी बीच में आपने देखा कुछ बयान आए थे कि भाई कुछ जी, बयान बोलिए, आए थे कि हमारे शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि देखिए सेकंड और थर्ड रंग के नेता जाते नहीं जाते, लेकिन होता है कि जो सबसे बड़ा नेता होता है अगर वो जाता है तो वो एक पार्टी लाइन को या उस आइडियोलॉजी को जो है अलाइन कर लेता है उसमें। वो नहीं जाता, अगर दूसरे पंक्ति के नेता जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो क्योंकि सीट कोई नेतृत्व बड़ी पार्टी का नहीं गया तो इसका मतलब है कि कुछ गुणा भाग देखे, क्योंकि जो पार्टियां के जो बड़े नेता वो कह रहे हैं कि हमारी भी आस्था उसी से अलाइंड है, तो अगर अलाइंड है तो क्यों नहीं गए। बाकी उनका व्यक्तिगत राय मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाएगा, उस कसौटी पे देखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि उनको लगता है कि माइनॉरिटी का जो एक वोट बैंक है कहीं उसमें एक दूसरा इतर संदेश ना जाए, जो उनकी पार्टी का एजेंडा है या जो उनकी पार्टी का आइडियोलॉजी है उसके विपरीत ना हो जाए और इलेक्शन के दौरान ये उनको जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान उठाना पड़े। तो हो सकता है कि जितना मैं समझता हूँ कि ये बात सही हो सकती है। वीरेंद्र रावत जी, ये तो आप मानेंगे कि थोड़ा चुनाव बदला है। राहुल गांधी जी बहुत आक्रामक तरीके से सामने आए हैं, जिस तरह से अखिलेश जी और राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं, कुछ तो इंडिया गठबंधन को फायदा हो रहा है इसका। राहुल गांधी के ऊपर एक राजनीतिक अल्परिपक्वता की, एक इमेच्योरिटी का जो एक तमगा लगा हुआ था, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 2 चरणों में यात्रा निकाली, उसके तो उससे उनकी राजनीति का जो एक पूरा कैरिकेचर था इमेज में एक चेंज ओवर हुआ। जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट रहे होंगे कि किस तरह से उनके कैरिकेचर को उस जो एक मतलब अनचैरिटेबल एक इमेज थी उससे निकलने का जो एक साधन उन्होंने देखा, तो मुझे लगता है उसका फायदा हुआ राहुल गांधी को। और उनका जो डिस्कोर्स है, जो उनका एक कनेक्ट है और जिस तरीके का भाषण जो पहले देते थे अब देते थे, उसमें काफी बदलाव है, उनको फीडबैक मिला होगा। और जो उनका पूरा एक नरेंद्र मोदी या जो प्रधानमंत्री के सामने एक 2019 में भी एक सामने आए थे लेकिन उनको फायदा नहीं मिला, तो किस तरह से ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है समीक्षा आगे। तो आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही है, राजधर में आज वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।